राष्ट्रपति चुनाव 2022 के विशेष एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछले एपिसोड में हमने जिक्र किया था राष्ट्रपति जो हमारे देश के अब तक रहे हैं उनमें वर्तमान राष्ट्रपति से बढ़ते हुए आगे की ओर यानी पीछे की ओर लौटते हुए और रामनाथ कोविंद जी के से लेकर हमने कोचेरिल रमन नारायणन तक की यात्रा की थी। अर्थात एक बार फिर से हम जिक्र करते हैं जिन राष्ट्रपतियों का हमने पिछले वीडियो में उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के अलावे जो उनके जीवन से जुड़े प्रमुख घटना रहे हैं इसका उल्लेख किया। रामनाथ कोविंद जी का उल्लेख किया, उनके ठीक पहले प्रणब मुखर्जी हैं उनका उल्लेख किया था, उनसे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी हैं उनका उल्लेख किया गया, और उसके पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे उनका उल्लेख किया गया, कोचेरिल रमन नारायणन जी का उल्लेख किया गया था। और आज जब हम बात करते हैं तो निचले पायदान से यानी पीछे अभी से चलेंगे हम पीछे की ओर, तो जिनका कार्यकाल 1992 से 1997 के बीच में रहा राष्ट्रपति के रूप में, जिन्हें हम डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के नाम से जानते हैं, तो इस एपिसोड में हम जानना शुरू करेंगे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को और फिर पीछे की ओर चल रहे हैं। दोबारा हम इस बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे। हमारा जो यह यात्रा है वो रिवर्स गियर में चल रहा है यानी पीछे की यात्रा है, और हम पहुंचेंगे रामनाथ कोविंद जी से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तक। शुरुआत करते हैं इस एपिसोड में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के नाम से। उनका जो सफ़र था 1992 से 1997 तक का जो उनका राष्ट्रपतित्व काल था, इसके बारे में क्या कुछ खास था जानने के लिए हम आवाज़ देते हैं अनामिका को। अनामिका। शंकर दयाल शर्मा, इनका जन्म 9 अगस्त 1918 को भोपाल के दाई का मोहल्ला में हुआ था। उस समय भोपाल को नवाबों का शहर कहा जाता था। इनका राजनीतिक सफर जी एक बात मैं भी आपको बताता तो उस समय भोपाल को नवाबों का शहर कहा जाता था, और नवाबों के शहर से भारत में ख्याति प्राप्त है लखनऊ। जी 1940 के दशक में वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। इनके लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली। 1952 से 1956 तक वे भोपाल के मुख्यमंत्री पद पर तब रहे जब भोपाल का राज्य का पुनर्गठन करके और मध्य प्रदेश राज्य का अस्तित्व नहीं आया था। उन दिनों भोपाल के मध्य प्रदेश की रचना हुई थी। जी 1960 के दशक में उन्होंने इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व प्राप्त करने में सहायता दी। इंदिरा गांधी कैबिनेट में 1974 से 1977 के संचार मंत्री रहे। इंदिरा गांधी का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल था उसमें 74 से 77 के बीच में आप संचार मंत्री भी रहे हैं, और इसका मूल कारण जाता है कि उन्होंने 60 के दशक में श्रीमती गांधी की नेतृत्व को मजबूती प्रदान की थी। जी आगे 1971 और 1980 में इन्होंने भोपाल से लोकसभा की सीट जीती। इसके बाद इन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर अपना काम किया। हर एक महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया। लोकसभा से और भोपाल सीट से ही संसद में पहुंचे, और उसके बाद हम सुनते हैं जी आगे। एक बात बता दें आप लोगों को कि जब आंध्र प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त हुए थे उस समय दिल्ली में इनकी पुत्री गीतांजलि और इनके दामाद ललित मानक की हत्या कर दी गई थी। सिख चरमपंथी एक्चुअली उस समय की घटना कुछ इस तरीके थी। श्रीमती गांधी की हत्या के बाद सिख के साथ काफ़ी एक ऐसा वातावरण बन गया था भारतवर्ष में, सिख विरोधी दंगे हो रहे थे, और स्वाभाविक है कि इसमें कई की जान गई, और इनमें से डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की भी दामाद और बेटी थी सम्मिलित थी। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जानकारी मैं आपको दूं कि उपराष्ट्रपति 87 में बनते हैं, लेकिन इससे पहले कई राज्यों के राज्यपाल थे। जैसा अभी अनामिका जिक्र की कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल की शोभा उन्होंने बढ़ाई है, तो विविध मंत्री पद पर बैठने के साथ साथ उन्होंने राज्यपाल का जो गरिमामय पद होता है इसको भी सुशोभित किया, और 1987 ईस्वी से 1992 ईस्वी तक देश के उपराष्ट्रपति रहे, और फिर 1992 में राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होते हैं। 1997 तक उनका राष्ट्रपति काल रहता है, और इनके राष्ट्रपति काल के बाद इनका निधन होता है। 9 अक्टूबर 1999 को दिल का दौरा पड़ने से दिल्ली के अस्पताल में
हो जाती है। दिल्ली के अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से एक दिल शांत तो हो गया, लेकिन उनके जो राष्ट्रपति का कार्यकाल था उसमें, और साथ साथ उन्होंने जो भारतवर्ष की सेवा की, इसलिए हर राष्ट्रभक्त दिल में वो सदैव धड़कते रहेंगे। हम उन्हें नमन करते हैं। और इस कड़ी में हम पीछे लौटते हुए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा से पीछे के पायदान पे जो राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन जी। इनका जन्म 4 दिसंबर आर वेंकट रमन जी, आर वेंकट रमन का जन्म 4 दिसंबर 1960 को मद्रास के तंजौर जिला में हुआ था। इनका ये दक्षिण भारतीय थे, मद्रास के तंजौर जिला में हुआ था। रामास्वामी वेंकट रमन इनका पूरा नाम था जी। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और सन 1942 में जेल भी गए जी। भारत छोड़ो गांधी जी का वो जो आंदोलन चला था उसमें इन्होंने हिस्सा लिया, जेल की यात्रा की। वर्ष 1953 से 1954 के बीच वे कांग्रेस संसद पार्टी के सेक्रेटरी भी थे जी। कांग्रेस संसदीय पार्टी के जो सेक्रेटरी होते हैं उस पद पर भी इन रहे आप। और उसके बाद भारत के भिन्न भिन्न पदों पर रहा, लोकसभा की सदस्य भी चुने जाते हैं जी। 1977 में श्रीमती इंदिरा गांधी के आग्रह पर वो लोकसभा के चुनाव लड़े और विजयी हो गए। 1977 में कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा वर्ष तो नहीं रहा, लेकिन ये वर्ष इसमें जबकि कांग्रेस को तमाम हार हो रही थी, आप उन व्यक्ति में से रहे थे, उन कांग्रेसियों में से रहे थे जो लोकसभा पहुंचे थे। वर्ष 1980 में लोकसभा का सदस्य चुने जाने के बाद उन्हें सरकार के वित्त मंत्री का भार सौंपा गया और कुछ समय बाद उनको रक्षा मंत्री बना दिया गया। वे अगस्त 1984 में देश के उपराष्ट्रपति बने। 25 जुलाई 1987 को वेंकटरमन देश के 8वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। 8वें राष्ट्रपति आर वेंकटरमन 25 जुलाई 1987 को चुने जाते हैं और 1992 तक अपने पद पर रहते हैं। इस दौरान जब वो चुने गए उस समय जिनके समय में उनका निर्वाचन हुआ, प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह को देखा, चंद्रशेखर सिंह को देखा और शपथ ग्रहण दिलाया इन लोगों को। और अंतिम रूप से जिस प्रधानमंत्री को उन्होंने देखा था वो थे पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव। बहुत बहुत धन्यवाद। 1992 तक की यात्रा उनकी रही थी। आगे इनका निधन गणतंत्र दिवस के दूसरे दिन 27 जनवरी 2009 को एक लंबी बीमारी के पश्चात 98 वर्ष की आयु में 27 जनवरी 2009 को 5 वर्ष तक राष्ट्रपति भवन में उसी दिवस झंडा 26 जनवरी को फहराते रहे। और शायद एक दिन मौत को कहा होगा, ठहर जा तू थोड़ा, आखिरी सैल्यूट झंडे को करने दो और फिर 27 को मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। हम नमन करते हैं आर वेंकटरमन को। ये उनकी संक्षिप्त जीवन परिचय था और हम संक्षिप्त ही जीवन परिचय दे सकते हैं। विस्तृत तो दे पाना हमारे बस की चीज़ भी नहीं है, इसे आप प्राप्त कर सकते हैं, उतर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आर वेंकटरमन और शंकर दयाल शर्मा के जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य, साथ साथ राष्ट्रपति काल में जो उनका महत्वपूर्ण कार्य रहा, इसके साथ ही अनामिका। और अब हम आमंत्रित करते हैं देश के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के लिए पृथ्वीराज। ज्ञानी जैल सिंह, इनका जन्म 15 मई 1916 ईस्वी को ब्रिटिश भारत के फरीदकोट राज्य में हुआ था जी। ग्राम साधवान था। इनके पिता किशन सिंह एवं माता इंदिरा कौर थी। भारत के 7वें राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 रहा, वो भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में गृह मंत्री सहित केंद्रीय मंत्रिमंडल के विभिन्न पदों पर रहे। भारत सरकार में कई मंत्री पद पर रहे। और खास बात जो हमें बताया गया है कि वो एक पहले सिख राष्ट्रपति थे। इस संदर्भ में थोड़ा सा हम स्पष्ट कर दें, पहले इस मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। इस तरह से अगर हमसे ये जाना जाए पहले अल्पसंख्यक राष्ट्रपति कौन थे, तो जाकिर हुसैन थे। लेकिन पहले सिख राष्ट्रपति जो अल्पसंख्यक सिख समुदाय भी, सिख संप्रदाय हमारे यहाँ अल्पसंख्यक संप्रदाय में गिना जाता है, और उसके राष्ट्रपति थे जी।
वो वर्ष 1983 से 86 तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष भी रहे। जी। उनके कार्यकाल में ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा खास गांधी बात है ऑपरेशन ब्लू स्टार्स जो अमृतसर स्वर्ण मंदिर से जुड़ा हुआ वाकया है। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई, सिख दंगे हुए, तमाम राजनीतिक उथल पुथल का वातावरण बना जब इनका राष्ट्रपति काल था। लेकिन बड़ी सूझबूझ से इन्होंने अपना उस पद की गरिमा को समझते हुए भारत को उस संकट के समय में जो कहते हैं ना नैया, उसको खेने का कार्य किया और बहुत कुशलता से उन्होंने खेला। जी। और वर्ष 1994 में कार दुर्घटना के कारण मतलब उनका निधन हो गया 1994 में। लेकिन इनके जीवन की खास बात थी जिसका चर्चा करना अभी उचित है। और मैं समझता हूं कि हम उनके बारे में जब ज्ञानी जैल सिंह की बात आती है तो एक खास जानकारी आ जाती है और वो है पॉकेट बीटों का इस्तेमाल। तो हम चाहेंगे पृथ्वीराज से कि वो वाकया क्या थी जिससे कि अब तक के इतिहास में, भारत का जो लोकतांत्रिक इतिहास है आज़ादी के बाद का, उसमें केवल एक बार किसी राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया। क्या वाकया थी जिससे कि ये ऐसा अवसर आया, सुनते हैं पृथ्वीराज से। जी। वर्ष 1986 में उन्होंने राजीव गांधी द्वारा पारित भारतीय डाक विधेयक के संबंध में ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। ध्यान में रखना है कि राजीव गांधी की सरकार में डाक विधेयक के ऊपर इन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। बहुत बहुत ध्यान में रखेंगे, राजीव गांधी की सरकार में डाक विधेयक पर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया। जी। प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया और इसलिए व्यापक रूप से उनकी आलोचना भी की। राजीव गांधी जी के द्वारा एक तरह से समझा जाए कि ये ऐसा लग रहा था कि ये जो डाक अधिनियम है या प्रेस की स्वतंत्रता पर एक बैन है और इससे राजीव गांधी सरकार की आलोचना भी हो रही थी। एक तरफ ज्ञानी जैल सिंह के इस कार्य को लेकर के ज्ञानी जैल सिंह की प्रशंसाएं हो रही थी राष्ट्रपति जी की, और हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। इस तरह से कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति आवास और प्रधानमंत्री बीच, यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में खींचातानी थी, ये अलग बात है, परंतु अपने पद को की जो महानता थी उसको उन्होंने समझा और उन्हें अपने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करते हुए जी इस विधेयक को, इस अधिनियम को इस संसद के द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया था, इसको अधिनियम होने से रोका। जी। इसके बारे में मतलब पॉकेट वीटो क्या होता है, इसके बारे में कितना दिन के लिए मतलब ये मतलब अवधि के लिए दौरान स्थगित कर दिया जाता है, इसके बारे में बताना। जी। ठीक। दोनों सदनों के 2/3 वोट से वीटो को ओवरराइड कर सकती है, जिसके बाद बिल कानून बन जाता है। यदि 10 दिनों की अवधि के दौरान पॉकेट वीटो को अगर किसी तरीके से रिनर्स करना चाहते हैं तो आपको लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से आपको इसके लिए होगा बिल पारित करना। जी। अवधि के दौरान स्थगित करके बिल की वापसी कर सकती है। और राष्ट्रपति बिल पर हस्ताक्षर नहीं करता है तो पॉकेट वीटो होता है और कानून नहीं बन पाता है। स्वाभाविक है कि वीटो का अर्थ होता है निषेधाधिकार, यानी कानून बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पृथ्वीराज। और कानून बनाने के लिए एक प्रतिबंध होता है। यानी जैल सिंह का कार्यकाल विशेष रूप से ऐसा था। और अब बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इस कड़ी में हम आगे, अब आप जा सकते हैं, हम आगे आमंत्रित करते हैं राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, एक ऐसे राष्ट्रपति जिनका नाम आते हुए कई तस्वीर सामने आता है। वह राष्ट्रपति जो पहली बार चुनाव लड़ता है और पराजित हो जाता है। वह राष्ट्रपति जब दूसरी बार चुनाव लड़ता है तो निर्विरोध निर्वाचित हो जाता है। वह राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष है, वह राष्ट्रपति जो पूर्व में किसी राज्य का मुख्यमंत्री रहा है, वह राष्ट्रपति जो जिस पार्टी का है उस पार्टी के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष और उस पार्टी के ही सुप्रीमोस के साथ संघर्ष कर रहा है, दूसरे गुट में रहता है। एक विविध तस्वीर को समेटे हुए हैं नीलम संजीवन रेड्डी, जिनके बारे में हम जानने के लिए आमंत्रित करते हैं चंदा जी। नीलम संजीवन रेड्डी। भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीवन रेड्डी का जन्म 19 मई 1913 को अनंतपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम नीलम चिन्नप्पा रेड्डी था। आंध्र प्रदेश के कृषक परिवार में जन्मे नीलम संजीव रेड्डी की छवि कवि, अनुभवी राजनेता एवं कुशल प्रशंसक के रूप में थी। उन दिनों जब महात्मा गांधी के आह्वान पर लाखों युवा पढ़ाई और नौकरी
पढ़ाई और नौकरी का त्याग कर रहे थे। मात्र 18 वर्ष की उम्र में स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए। वह सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिए। वह युवा कांग्रेस के सदस्य थे। वह कई बार राष्ट्रवादी कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिए और कई बार जेल भी गए। उन्हें पहला सत्याग्रह भी किया। राजनैतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस के सदस्य के रूप में की। जी 1936 में आंध्र प्रदेश कांग्रेस समिति के सामान्य सचिव निर्वाचित हुए। वह 10 वर्ष तक रहे। वह संयुक्त मद्रास राज्य में आवासीय वन एवं मद्य निषेध मंत्रालय के कार्य को भी संपन्न किया। नीलम संजीव रेड्डी जी ने कांग्रेस पार्टी के 3 सत्रों की अध्यक्षता की। 10 मार्च 1962 को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए। 10 मार्च 1962 को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और 1969 ईस्वी में जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस ने इनको अपना कैंडिडेट बनाया और वर्षात बीबी गिरी जब देश के राष्ट्रपति बने थे और काफ़ी विवादित था, जिसकी कहानी हम आपको इस निर्वाचन के जब राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 की प्रक्रिया में जरूर हम उस घटना का जिक्र करेंगे 1969 के राष्ट्रपति चुनाव का। लेकिन फिलहाल आगे हम उनका नीलम संजीवन रेड्डी का जो अनेक उपलब्धि रही है, अन्य जो उनकी देन रही है, इसको देखते हैं। जी, वह 12 मार्च 1962 को पुनः आंध्र प्रदेश के प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। जी 1962 में राष्ट्रीय राजनीति में आए और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इन्हें केंद्र में स्टील एवं खाद्य मंत्रालय का भार सौंप दिया। वह इसी वर्ष वह राज्यसभा के लिए भी मनोनीत हुए और 1977 तक रहे। 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से लड़े और हार गए और वह अनंतपुर लौट गए। अपना अधिकांशतः समय वह इस हार से काफ़ी प्रभावित हुए थे और अपना अधिकांशतः समय कृषि कार्यों में ही गुजारने लगे। 1975 में पुनः आए और 1977 में जनता की कार्य समिति के सदस्य बने। जनता सरकार की कार्य समिति के सदस्य बनते हैं और फिर लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं। फिर उसी दौरान वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं और राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित होते हैं। जी 1977 में लोकसभा के स्पीकर भी बने। 1951 में इन्हें प्रोफेसर NG रंगा आंध्र प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने और 1977 में ही पद छोड़ राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करवाया और सर्वसम्मति से निर्विरोध छठे राष्ट्रपति चुने गए। बहुत बहुत धन्यवाद चंदा। और वर्ष 1996 था जब नीलम संजीवन रेड्डी इस धरा को विदा कर रहे थे। इनकी ज़िंदगी से जुड़ी खास बातें होगी क्योंकि हमने जैसा जिक्र किया कि बीबी गिरी और नीलम संजीवन रेड्डी 1969 में राष्ट्रपति कैंडिडेट थे। 1977 में निर्विरोध निर्वाचित होते हैं नीलम संजीवन रेड्डी। एक संक्षिप्त चर्चा मैं आपसे करते चलूँ। राष्ट्रपति जी की चर्चा हो रही थी, मैं थोड़ा सा कहना भूल गया था जब APJ कलाम जी की चर्चा हो रही थी। वो न केवल पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे वरन राष्ट्रपति की जो ये लंबी श्रृंखला है उनमें एक ऐसे राष्ट्रपति भी थे जो अविवाहित थे। तो अविवाहित भी थे और अविवाहित से वास्ता रखता है क्योंकि उनकी जीवन संगिनी को मिलने वाले राशि का क्या हुआ होगा, किसे मिला होगा, किस तरीके से उसका बात होगा। चर्चा हम करते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।